नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री सिक्किम के स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वो अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे, जो पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। गुजरात में 2 दिन की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर बार की तरह कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान को अलग अलग मंचों पर बेनकाब करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शिष्टमंडल फ्रांस के सफल दौरे के बाद अब इटली पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद दुगुबती पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और सामिक भट्टाचार्य शामिल हैं। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की यात्रा पर था। फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का मजबूत संदेश फ्रांसीसी सरकार, शिक्षाविदों और मीडिया के बीच गूंजा। वहीं डीएमके सांसद करीमोई की अगुवाई में शिष्टमंडल इस समय ग्रीस में मौजूद है। ग्रीस में डेलीगेशन के तमाम सदस्य सरकारी अधिकारियों, मीडिया हस्तियों और ग्रीस के सांसदों से बातचीत करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद और भारत के ऑपरेशन से दूर पर रखेंगे अपनी बात। पनामा में भारत के राजदूत सुमित सेठ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पनामा विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टनेडा के साथ बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम सभी अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय उद्देश्य में एकजुट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि आतंकवादी कृत्य को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल के सभी सदस्यों ने पनामा सिटी के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। संजय कुमार झा ने कहा कि अब अगर आतंकवादी कुछ करेंगे तो उनके घर में घुसकर उसका जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व राजनायक मोहन कुमार ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हमले का डर दिखाकर आईएमएफ से पैसे लेने का ढोंग करता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग का दौरा किया। डेलीगेशन के होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतवंशियों ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत अब किसी भी भारतीय के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दौरे पर। डेलीगेशन ने किंशासा में कांगो के विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष मुथैल टुलुंगो एकोंडा लुकाटा के साथ बैठक की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कांगो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। भारत जो संदेश देना चाहता है उसे कांगो ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना है।
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि टीमें संदिग्ध लोगों का डेटा इकट्ठा कर उनका सत्यापन करेंगी। जिनकी पहचान बांग्लादेशी या रोहिंग्या के रूप में होती है, उन्हें डिपोर्टेशन सेंटर में रखा जाएगा और सत्यापन के बाद देश से बाहर किया जाएगा। पंजाब में नशीली दवाओं और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज अमृतसर ने बुधवार को 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हेरोइन, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने हाल ही में सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित ग्रामीणों के लिए उरी में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ओडिशा सरकार की ओर से घोषित 4 लाख रुपए के नकद इनाम वाले कुख्यात और कट्टर माओवादी विजय पुनेम ने आज रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वे ओडिशा के कंधमाल जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ों में शामिल रहा। उसके खिलाफ 7 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आजादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को नमन किया। अपने एक्स पोस्ट में राजनाथ ने लिखा, उनका अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान प्रेरणादायी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर को नमन किया। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अपनी लेखनी से ऐतिहासिक बनाने वाले सावरकर जी की मातृभूमि के प्रति निष्ठा और समर्पण को अंग्रेजों की कठिन यातनाएं भी डिगा ना पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, मुरलीधर मोहोल ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक विनायक दामोदर सावरकर को उनकी 142वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में माय होम इंडिया के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वीर सावरकर की आलोचना करने पर निशाना साधा। कार्यक्रम में भाजपा नेता और माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर ने कार्यक्रम में कहा कि वीर सावरकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थे। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी ने इस साल जून से सितंबर तक की अवधि में बारिश का सामान्य औसत 106% रहने की संभावना जताई। इस पूर्वानुमान में 4% की बढ़ोतरी या कमी संभव है। जून में झमाझम बारिश की वजह से देश के अधिकांश इलाकों में तापमान औसत से कम रहने की उम्मीद। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में सक्रिय, प्रदेश के 2 उत्तरी जिलों में रेड अलर्ट जबकि 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, राज्य के लगभग सभी जिलों में कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। कोटायम और पठानमथिट्टा में जो नदियां हैं उसके लिए ऑरेंज लेवल बाढ़ चेतावनी जारी की गई। मानसून की शुरुआत से अब तक वर्षा जनित घटनाओं में 3 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने एहतियातन 38 राहत शिविर स्थापित किए, जिनमें से अधिकांश भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील वायनाड जिले में है। प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने अचल संपत्ति और अन्य लेन देन के लिए आधुनिक ऑनलाइन कागज रहित और नागरिक केंद्रित पंजीकरण प्रणाली के साथ इंटीग्रेट करने के लिए पंजीकरण विधेयक 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया।
आयकरदाताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी। सीबीडीटी के अनुसार ये विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत का ऊर्जा भविष्य तेजी से आकार ले रहा है और लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने पहली बार लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के दौरान 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 6 महीनों में बीएसएनएल ने कुल 542 करोड़ की कमाई कर ली। बीएसएनएल की ये ऐतिहासिक उपलब्धि सरकारी क्षेत्र की बढ़ती ताकत, रणनीतिक बदलाव और डिजिटल इंडिया विजन का शानदार उदाहरण है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक देश का निर्यात $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की फिनटेक कंपनियां देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने और व्यापारियों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और मेक इन इंडिया पहल के साथ हम वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इंडिगो एयरलाइंस पर कुल 2.76 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका। इसके खिलाफ एयरलाइन ने अपील करने का फैसला किया। रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि गुजरात के प्रधान आयुक्त ने 2.20 करोड़ रुपए की चेन्नई के कस्टम कमिश्नर ने 56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत में कारों की बिक्री साल 2030 तक 3.5% की वार्षिक दर से बढ़ेगी आगे। ये एशिया में सबसे अधिक होगी और बढ़कर प्रति वर्ष लगभग 51 लाख तक पहुंचेगी। मारुति सुजुकी और होंडा कार्स इंडिया ने जापानी बाजार में अपनी पैठ बना ली। इसके निर्यात में शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो विकसित बाजारों में और भारत के लिहाज से निर्मित कारों को बेहतर गुणवत्ता और उन्हें स्वीकार किए जाने की एक सकारात्मक दिशा को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 घरेलू उद्योगों, वैश्विक निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और भारतीय उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। फ्लोरिडा के क्लियरवाटर में नाव ने एक नौका को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई और कई अन्य घायल। शहर के मेमोरियल कॉजवे ब्रिज के पास जब ये दुर्घटना हुई तब नौका में 45 यात्री सवार थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे की गवाही देने के लिए तेल अवीव जिला न्यायालय पहुंचे। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी शहर डेगू में जंगल में लगी आग, इसकी वजह से 1200 से अधिक लोगों को वहां से निकालने का आदेश दिया गया। क्षेत्र के एक राजमार्ग को करना पड़ा बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। ट्रंप की बात ना मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा पर चर्चा हो रही थी। दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं। गाजा में तबाही के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस लाने का बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने कहा, जीवित या मृत सभी बंधकों की वापसी होगी। गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान से बड़े स्तर पर विस्थापन शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले 10 दिनों में लगभग 1,80,000 लोग जबरन विस्थापन के लिए मजबूर। संयुक्त राष्ट्र ने विस्थापन पर गहरी चिंता जताई। युद्ध विराम के लिए पुतिन को मजबूर करने के इरादे से अमेरिका ने अब तक एक नया दांव चला। अमेरिकी सांसदों ने रूस और उनके व्यापार साझेदारों पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की। युद्धग्रस्त सूडान में हैजे का प्रकोप अपने परवान पर। पिछले एक हफ्ते में सूडान में हैजे के 2,700 मामले सामने आए। 172 लोगों की मौत हुई है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 90% मामले खार्तूम राज्य में सामने आए। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों का लाइनअप हुआ तय। शीर्ष पर रही 2 टीम पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालीफायर 1 में होंगी आमने सामने। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही गुजरात टाइटंस और चौथे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में आमने सामने। ये मैच 30 मई को मुलानपुर में खेला जाएगा।
इंडियन प्रीमियर लीग 18 के आखिरी लीग मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ को दिए गए 228 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया है। आईपीएल के इतिहास में किसी टीम द्वारा हासिल किया गया तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। आरसीबी की ओर से जितेश शर्मा ने 33 गेंदों में 85 रन की मैच जिताऊ नाबाद पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। ऋषभ पंत ने शतक और मिशेल मार्श ने लगाया अर्धशतक। पूरे सीजन में फ्लॉप रहे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली। पंत ने 61 गेंदों में 118 रन की पारी खेली। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच बधे टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने 211 रन के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हुए। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते सीरीज नहीं खेल पाएंगे। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर के मैच में जोकोविच ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड को 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़ेवरेव भी पहले ही दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। ज़ेवरेव ने अमेरिका के लर्नर तियान को 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ दूसरे दौर में पहुंची। गॉफ ने ऑस्ट्रेलिया की गेडेकी को 6-2, 6-2 से मात दी। तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुल भी पहले ही दौर की बाधा पार करने में कामयाब रही। पेगुला ने पहले दौर में रोमानिया की एंका को हराया। लेमन यमाल ने बार्सिलोना क्लब के साथ 6 साल का नया करार किया। अब यमाल 2031 तक बार्सिलोना के साथ ही बने रहेंगे। लिवरपूल में कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने कहा कि वो कार दुर्घटना में घायल हुए क्लब के फैंस के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लिवरपूल की विक्ट्री परेड के दौरान एक कार प्रशंसकों की भीड़ में घुसी थी। यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में आज चेल्सी का सामना रियल बेटिस से। चेल्सी अगर ये मैच जीतती है तो वो चारों प्रमुख यूएफए क्लब नॉकआउट खिताब जीतने वाली पहली टीम बनेगी। रियल बेटिस अगर यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जीती है तो ये उनका पहला यूरोपियन खिताब होगा। रियल बेटिस अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फाइनल खेलने जा रही है। डिएगो मैराडोना की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे जज की टीम में से एक जज ने केस से हटने का फैसला किया। जज पर सुनवाई के दौरान मीडिया इंटरव्यू देने का आरोप था। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।